अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नूर अख्तर है और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत टाइम से हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। ओके जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। सबने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमें अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हुई कि फलाना मज़हब ऐसा करता है या हमारी बच्चियाँ गलत डिसीजन लेती हैं, तो उन सब से अच्छा है कि हम अपनी बच्चियों और बच्चों को खुद की तरबियत दें, ताकि ये जो बातें होती हैं वो ना हो। हमारे ही मेरे रिलेटिव हैं, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी इसी तशद्दुद पे कि उन मियाँ बीवी का बहुत आपस में झगड़ा होता था और वो उसको मारपीट करता था। तो अब जब काफ़ी साल गुजर गए, 6-7 साल, तो अब वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता और ना हमें डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट है, और मज़हब में है लेकिन हमारे मज़हब में नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी बच्चियों को तरबियत भी दें और खुद भी होशियार रहें अपने आसपास के माहौल से, क्योंकि हम लोगों में थोड़ी लड़ाइयाँ झगड़े हो गए लेकिन हमने फिर वापस इकट्ठा ही रहना है। अभी मैं आपको कुछ हमारे मुतालबात हैं वो पढ़ के सुनाऊँगी। ख़वातीन चार्टर ऑफ डिमांड। हमारा मुतालबा है कि बच्चों को स्कूल के निसाब के ज़रिए रोज़मर्रा ज़िंदगी बुनियादी महारतों पर मबनी तालीम दी जाए, जो कि इनके मुखालिफ जिन्स हसासियत, हरासा करने और जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक़ कानूनी और इखलाकी तरबियत करें। और हम तशद्दुद के बारे में जो बात करें, उसमें से हमारा सेकंड मुतालबा ये है कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जिनसी हसासियत पर मबनी तालीमी निसाब मुतारिफ कराने के लिए ठोस इक़दाम करे। हमारा मुतालबा है हुकूमत ज़िंदगी के तमाम इदारों में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी करे और उन क़वानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम उठाए। हमारा मुतालबा है कि जिनसी ज़्यादती के मर्तकब अफराद के लिए सख्त तरीन सज़ा का ऐलान किया जाए। लड़कियों को सानी तालीम हासिल करने का हक़ देने के लिए आर्टिकल 25A पर हकीकी मायनों में अमल दरामद करवाया जाए। और हमारा मुतालबा ये भी है कि थानों में जिनसी ज़्यादती का शिकार ख़वातीन के लिए मुनासिब और आसान तरीके का रुजू किया जाए, जो कि रिपोर्ट दर्ज करवाने में मावन हो। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पुलिस अफसरान को मनफी और जिनसी तशद्दुद की हसासियत पर आगाही को उनकी तरबियत का हिस्सा बनाया जाए। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत थानों में ज़्यादती के शिकार ख़वातीन के लिए ख़वातीन डेस्क मुतारिफ करवाए। हम मीडिया से मुतालबा करते हैं जिनसी ज़्यादती का शिकार ख़वातीन और बच्चों के नाम और दीगर तफसीलात सफ़े राज में रखा जाए। ज़्यादती का शिकार ख़वातीन पर इल्ज़ामात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ और इल्ज़ामात लगाने वालों और इनकी तायद करने वालों के लिए सख्त सज़ा का ऐलान किया जाए। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ की पनाह गाहों और दारुल अमान की तादाद को बढ़ाया जाए और दारुल अमान के बजट में भी इजाफ़ा किया जाए, ताकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। ऐसे मसाइल हल करने और इदारों में मरबूत निज़ाम कायम करने के लिए एहतिसाबी अमल को यकीनी बनाया जाए। हमारा मुतालबा है कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को तफ्तीश के दौरान अंदाज़ों और मबनी शवाहद की बजाय फॉरनर शवाहद को लाजमी करार दिया जाए। हमारा मुतालबा है कि इदारों में मर्दाना हाकिमियत की कल्चर का खात्मा किया जाए। हम हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि सख्त पर मबनी तशद्दुद के मुकदमात को हल करने के लिए अदालतों के क़याम के अमल को तेज़ किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाकर मुकदमात चलाए जाएँ। फौजदारी इंसाफ का निज़ाम मौसर बनाया जाए, ताकि सनफ़ी बुनियाद होने पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमात को तफ्तीश से लेकर सज़ा तक शिफायत से निपटाया जाए। जिनसे तशद्दुद के मुरतब अफराद को फौरी सज़ा सुनाई जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मुल्क की हेल्पलाइन मुतारिफ करवाए, जो 24/7 खिदमात फराहम करने के लिए काम करे। हम सरकारी निजी कामों और जगहों पर ख़वातीन को हरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2010 के तहत इंसदादे जिनसी तशद्दुद कमेटियों की तश्कील और सख्त नफाज का मुतालबा करते हैं। सिविल सोसाइटी तंजीमें और सरकारी निजी इदारे ऐसे हसास मामलात के बारे में मिलकर मुल्क गिर आगाही की मुहिम चलाएं। किश्वर शबाना, मैं एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट सेंटर। हम घर में नहीं बैठे और जितना पैरामेडिक्स स्टाफ है या NGOs है वो फ्रंट लाइन सोल्जर थे तो हम उनके पीछे थे। हमने उनके साथ मिलके काम किया
اور آپ لوگوں نے جو ابھی بتایا جتنا بھی کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جب آدمی گھر میں رہے گا اور روزگار نہیں ہوگا تو پھر حالات تو بدلیں گے, جو برتن ہیں وہ تو چٹکیں گے. تو یہ ہے, تو آپ لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس دوران میں کام کیا, اور اتنی ساری این جی او کا یہ نیٹ ورک جو ہے یقیناً آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے. لیکن میری نظر سے اوجھل تھا تو میں ہمایوں صاحب سے کہوں گی کہ آپ ملتے رہیں اور ایسے جتنے بھی پروگرام ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرا نام ندا تنویر ہے اور میرا تعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ہے, جس میں مجھے خواتین, بچوں اور ٹرانسجینڈر خصوصی طور پہ ان کے کیسز کو میں گزشتہ 2-2.5 سال سے تو دیکھ ہی رہی ہوں. اس سے پہلے بھی انہی کے لیے کام کر رہی تھی. ریسنٹلی ہم لوگوں نے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنسی تشدد اور صنفی تشدد میں جو ہے بہت زیادہ ریز ہوا ہے, ایک دم سے اس میں کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے ایک الگ سے ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہے جس کو ہم نے جینڈر بیسڈ وائلنس کمپلینٹ سیل کا نام دیا ہے, اور اس میں ہم اس طرح کے کیسز تو خواتین, بچوں اور خواجہ سراؤں سے ریلیٹڈ جو کیسز آتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. ڈیل کرنے میں ان کے لیے ہم فری لیگل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اور فری سائیکولوجیکل ایڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. سائیکولوجیکل ایڈ کا جو پروسیس ہے وہ ابھی ہمارا ایک ہی ڈاکٹر پہ بیسڈ ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بھی بڑھائیں. ہم تشدد کے خلاف جو ہے اکٹھے ہوں, اور کچھ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور اس کو سمجھیں. وائلنس بڑھ گیا, بچوں کی کم عمری کی شادیاں بڑھ گئیں, جھگڑے بڑھ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ رپورٹ اس کی تصدیق کر رہی ہے, لیکن ہم نے یہ سب آپس میں بھی دیکھا, اپنے گھروں میں بھی دیکھا, اپنے محلوں میں بھی دیکھا, ٹیلی فونس پر بھی سنا. لائک دنیا میں ایک وائلنس کی سمجھیں کہ ویو کہاں آئی, گھر کے اندر. اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ جو وائلنس کی جو وکٹم ہوتی ہے اس کو فیملی سے ہی سپورٹ نہیں مل رہا ہوتا. اس کو یا تو کسی شوہر نے مارا ہے یا گھر میں کسی نے کسی کو مارا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی جو دوسری فیملی ہے, اس کے سپورٹنگ جو فیملی ہے, یعنی اگر ہم کہہ لیں کہ اس کے اگر لڑکی ہے تو اس کے پیرنٹ کا جو گھر ہے وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. جو پرابلم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جہاں پہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیجسلیشن پہ بات کرتے ہیں, قوانین ہیں, امپلیمنٹیشن ہے, پالیسیز ہے, اور یہ جن لوگوں کے لیے ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتی, وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. آئین پاکستان کے مطابق ہم تمام برابر کے شہری ہیں. پاکستان میں ہمارا قانون کہتا ہے کہ کوئی مذہب ایک دوسرے سے بالاتر نہیں ہے, کوئی انسان ایک دوسرے سے بالاتر نہیں ہے, ہم سب برابر ہیں. پھر ہم آرٹیکل 25 اور 20 کی بات کریں جو کہ ہمیں ایکولیٹی بھی دیتا ہے اور جینڈر بیس بھی ایکولیٹی بھی دیتا ہے. لیکن یہ ایشین کلچر اور خصوصاً ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ایک کارکردگی نظر آتی ہے کہ سوسائٹی میں جینڈر بیس وائلنسز ہمیں زیادہ نظر آتا ہے, خواہ وہ خواتین میجورٹی سے تعلق رکھتی ہوں, مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہوں, یا وہ پاکستان میں رہنے والی انٹائر مائنورٹیز. پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کو مختلف تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر چاہے وہ ہماری عبادت گاہوں پہ اٹیکس ہوں یا ہمارے کمیونٹی میں ہم کہیں پہ رہ رہے ہوں وہاں پہ رینٹل ہاؤس کی بات ہو, ہماری آئیڈینٹی کی بات ہو, ہماری اپیرنس کی بات ہو, تو کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن ہو ہی جاتا ہے. اور اس کی مین وجہ ہوتی ہے ہماری مذہبی پہچان, چاہے ہم ہندو ہوں, چاہے ہم کرسچن ہوں, چاہے ہم سکھ ہوں. لیکن یہ حالات جو ہے ہمیں کووڈ-19 جو یہ پینڈیمک سچویشن تھی, لاک ڈاؤن تھا, اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ بڑے لیول پہ نظر آئی, خاص کر کے راشن ڈسٹریبیوشن کے دوران, جہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ اگر ان کو راشن چاہیے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا, انہیں اپنے مذہب سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, یا پھر وہ ہندوؤں کو جو ہے راشن نہیں دیں گے کیونکہ مسلمس کے لیے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے دل کو تکلیف یقیناً پہنچاتی ہیں. سیکنڈ, فورس کنورژن, یعنی کہ چاہے ہندو خواتین ہوں, لڑکیاں ہوں, کرسچن خواتین ہوں, لڑکیاں ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں
अगवा कर दिया जाता है, उनके साथ रेप जैसे वाक़यात पेश आते हैं और उन्हें जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवाया जाता है और मज़हब तब्दील करने के साथ साथ उनकी जबरी शादियां भी करवा दी जाती हैं। और जब हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। फिर हमारे सवालात उठते हैं कि हमेशा वाक़या जो है वो क्रिश्चियन औरतों और हिंदू औरतों के साथ ही पेश आता है। मेरा ख्याल है ये पहले नहीं हुआ। मेरी एक और गुजारिश आप लोगों से ये है कि जितने स्पीकर्स हैं यहाँ पे मौजूद, वो मैंने देखा कि उनकी इतनी मसरूफियात थी कि वो उठ के चले गए, तो जो पीछे स्पीकर रह गए उसकी कौन सुनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें उनको भी इज़्ज़त देनी है, कि जो पीछे रह गए हैं हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है कि जी हम ही सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ से उठ के इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे आप सबको सुनना है, मुझे सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस जगह पे रहते हुए। तो मुझे प्लीज़ अगर ये जो जिन्होंने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मीटिंग उस वक्त होनी चाहिए जिस वक्त सब अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकें। तो एहसास प्रोग्राम का जो प्रोग्राम चल रहा है उससे जो 12,000 मिल चुके हैं लोगों को, इसके अलावा अभी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एहसास लोन भी चल रहा है, जवान नौजवान का लोन चल रहा है। आपको बहुत ही कम उस पर आपको लोन मिल जाता है। तो जो बेरोज़गार हैं अभी लोग, उनकी बेरोज़गारी उससे दूर हो सकती है। और ये जो एहसास प्रोग्राम का प्रोग्राम है इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और जिन ख़वातीन को प्रॉब्लम हो रही है वो मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके नाम रजिस्टर नहीं हो पा रहे या लाइनें बहुत लंबी हैं या कुछ है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको उसमें रजिस्टर करवाएंगे। जहाँ तक वायलेंस की बात है, हम यहाँ पे ज़्यादातर माएँ बैठी हैं। देखिए, हम औरत होते हुए हमारे बहुत सारे हुकूक हैं। पहला हुकूक तो बीवी का ले लेती हूँ। मैं बीवी से ये कहना चाहती हूँ कि बीवी जैसे ही शौहर घर, बेचारा शौहर बड़ा मजलूम होता है, मर्द बहुत मजलूम आदमी है। मैं अपनी वो बात करती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो घर में आता है ना, बीवी ने 10 चीज़ें उसके सर पे डाल देनी होती है। ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, वो हो गया, सास ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। वो ये नहीं देख रही कि वो ऑफिस में कितनी परेशानियां लेके आया। अभी वो माँ के पास जाता है, वहाँ से माँ शुरू हो जाती है, तुम्हारी बीवी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक मर्द एक घर संभाल रहा है। जब ये सारी चीज़ें उस मर्द के जहन में आ जाती हैं ना, और वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है जब वो किसी पे हाथ उठाता है। आप सोच नहीं सकती कि एक औरत ही एक औरत का घर बिगाड़ने के लिए सबसे आगे होती है, और वो औरत किस तरह का टॉर्चर बर्दाश्त करके वो अपना घर बसाने की करती है। मगर कुछ जुल्म ऐसे होते हैं कि वो औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। खिलाफ हो के थाने में चली जाए लड़की। मैं समझती हूँ कि पहले हमारे बुज़ुर्ग बीच में बैठने चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों को बीच में आना चाहिए, उसके बाद हमारा स्टेप होना चाहिए थाने तक। हम अपनी इज्जतें ऐसे नहीं उछाल सकते। जितनी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये यही मशवरा देती हैं, जी थाना है, ये सब कुछ है। मैं इसके खिलाफ हूँ। पहले हमारे बड़े मौजूद हैं, जब तक हम अपने बड़ों को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम अपनी फैमिलीज़ को बचा नहीं सकेंगे। ये भी गलती हम बड़ों की है। ये मोबाइल हमने दे दिए, हमें ये नहीं पता हमारा बच्चा इस पे देख के क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। माँ को ये पता है 2 घंटे बैठा सुकून से कोने में बैठा है, मुझे तंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये उस पे क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। फिर कहते हैं कि जी ये मेरा बेटा तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, उसका ये हो गया। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस पे बात नहीं की, आपने अपने राइट्स पे बात नहीं की। अगर किसी हिंदू लड़की के साथ कुछ हो रहा है, आप सारी हिंदू बरादरी खड़ी हो जाए, कैसे नहीं कोई सुनेगा कि हम ज़बरदस्ती किसी हिंदू लड़की को ले जाके कहेंगे जी शादी कर लो। कभी भी मुसलमान कोई ऐसा नहीं करेगा। ये जो होते हैं ना, ये छोटे जहन के लोग होते हैं, जो कि सॉरी टू से सिंध की बात मैं करूँगी, यहाँ पे वडेरा सिस्टम है,
जैफराबाद में ऐसा होता है। देखिए जी, देखिए मैं यही आपसे कह रही हूँ ना, आपने एक जगह का आपने मुझे निशानदेही की, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि जहाँ पे वडेरा सिस्टम अभी तक चल रहा है वहाँ पे हर चीज़ वडेरे के अंदर चल रही है। आपको पता है कि वडेरे औरतें उठवा भी लेते हैं, गायब भी कर देते हैं। आप बताइए, आप कोई पुलिस के पास वहाँ से कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। सिंध में आधा वायलेंस ऐसा है जो कि रिपोर्ट ही नहीं होता। तशद्दुद होता है, जो कर रहा है उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है? कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम? तो हमारे दरमियान मौजूद हैं नजमा ज़हीर ऐवान, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। पहले भी माइक उनकी तरफ गया था, लेकिन उन्होंने ऑडियंस की तरफ दे दिया और फिर 3-4 लोग बोल के चले भी गए। तो हमारी बहुत अहम जो आज के स्पीकर हैं, तो वो हमें बताएंगी क्या क्या लॉज हैं इनके हवाले से। सुबह से जो है वो वायलेंस पे बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वायलेंस की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं किसी ने उस पर भी बात की हो। तशद्दुद होता क्या है? एक तशद्दुद यही नहीं होता कि आपने किसी को मार पीट लिया, वो तशद्दुद हो गया। किसी ने गाली दे दी तो तशद्दुद ये भी है। किसी ने आपको ना चाहते हुए भी बुरा भला कह लिया, वो भी तशद्दुद में आता है। जो बात आपको पसंद ना हो वो भी तशद्दुद में आता है। आप ना चाह रही है और आपका कुलीग आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, वो भी तशद्दुद में आता है। तो ये बातें तो हम लोगों ने की नहीं। बकौल हुमायूं के हम सिर्फ 2-4 चीज़ों को ले लेके चल रहे थे। इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करें। लेकिन ये है कि कोई औरत कहीं काम कर रही है, वहाँ पे भी एक बाकायदा वर्क प्लेस का लॉ बना हुआ है। कोई आपको छेड़ नहीं सकता, कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई आपको घूर नहीं सकता, कोई आप ना चाह रही है कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता कि यार आज तुमने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई और वो आपको अल्फाज पसंद ही ना हो। तो इन सब के बारे में कवानीन बने हुए हैं। आप अगर एक जगह काम कर रही हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी नहीं मिला हुआ, आप है ना यहाँ पे वर्किंग वेमेन, और आप वो मांग रही हैं, चाह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिले, वो आपको नहीं मिला हुआ, वो भी एक तरह से आप पे तशद्दुद, वायलेंस हो रहा है, आपके राइट्स का वायलेंस हो रहा है ना। तो ये चीज़ें आपकी जॉब के हवाले से आपकी सैलरी 16,000 18,000 फिक्स है, वो आपको नहीं मिल रही, ठीक है, 12,000 13,000 मिल रही है, ये भी एक वायलेंस है, ये वर्क प्लेस वायलेंस है, ये भी हरासमेंट में आता है, ठीक है। ये सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं है, लेकिन ये हरासमेंट की एक टाइप है। सेक्सुअल हरासमेंट ये हो गया कोई ना चाहते हुए भी आपको छू ले, आपके साथ बदतमीजी कर ले, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। ये 2010 का एक्ट है जो बेनज़ीर हुकूमत में बनाया गया, मतलब पीपल्स पार्टी हुकूमत में पास हुआ था ये बिल्कुल। इसके भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो इसलिए जो चीज़ भी है, कोई आपको थप्पड़ मारता है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपका भाई है, आपका कुलीग है, उस पर भी सज़ा है। 354 उस पर लगती है और उस पर 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी औरत की पिक्चर ले जाके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है ना चाहते हुए, आजकल सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि फेसबुक की फेक आईडीज़ बना ली है, उसकी तस्वीर जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गई और कहीं से कहीं लगा दी। तो ये भी एक एक्ट आता है जिसकी सज़ा जो है कम से कम 14 साल है या उम्र कैद की थी, अगर वो प्रूफ हो जाती है कि ये आपकी ना चाहते हुए आपकी मर्जी के बगैर लगाई गई है। ये भी एक सेक्शन पास हुआ हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इतनी जल्दी तो आपको इतनी डिटेल में नहीं बता सकती, ठीक है, लेकिन इतने हैं जो आप लोगों के वर्क प्लेस के हवाले से हैं, आप लोगों के घर के हवाले से हैं। घर में आप पे तशद्दुद हो रहा है, आप उसको वायलेंस कर सकती हैं। आप नहीं रहना चाहती एक बंदे के साथ और ज़बरदस्ती रह रही हैं, वो आपको मारता पीटता है, जो बंदा आपकी इज्जत नहीं करेगा तो आपको वो वायलेंस नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना है बहुत डिटेल में। इसी तरह इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं और कोई शख्स ना चाहते हुए शोर शराबा करे, ठीक है, उस पर भी एक वायलेंस आता है, उसकी भी सज़ा दी गई है कि कम से कम आपको 6 महीने की कैद हो सकती है उस पर, कि भाई ये बंदा ये बैठा हुआ है, हमें तो मौका ही नहीं दे रहा बात करने का और खुद ही शोर शराबा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की वो चीज़ें हैं जो हमारा राइट बनता है, जिनको हम जानते ही नहीं है, ना हमने कभी वो किया है। अब हम बात कर रहे हैं और ये कहें कि किसी पे झूठी तोहमत लगा देना, उसकी भी सज़ा है जिसमें 3 साल आपको सज़ा हो सकती है कि वो भाई बंदा कैरेक्टर लेस है या अल्लाह ना करे वो कहीं ना चाहते हुए भी आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो आप पे क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे इसका प्रूफ दो, वरना 3 साल वो आपको जो है FIR कटवा के अंदर करवा सकता है, जिसकी ज़मानत इतनी आसान नहीं है तोहमत लगाने की।
तो ये वो शाजिया मोटी मोटी सी सीधा सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये आपको पूरा दिन चाहिए. कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं. मेरा घर भी आपके करीब ही है. कोई इशू आप आ सकते हैं, कोई मसला हो, कहीं जाना हो, हम लोग आप PTI के कारकुन की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से हाजिर हैं. और अल्लाह ना करे ह्यूमन राइट्स का कोई इशू हो तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं. और शाजिया ने जो है मुझे कल बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट किया है. मेरी कमिटमेंट कहीं और थी मगर मैं सारा दिन यहीं बैठी हुई हूँ. कोई भी बातें आप पूछ सकते हैं मुझसे. वालेकुम सलाम. मेरा नाम इमरान रफ़ीक है. मैं चेयरमैन हूँ हेलेन केलर ब्रांड सोसाइटी का. बेसिकली मुझे डिसेबल राइट्स पे बात करनी थी कि हमारे यहाँ हम लोग जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ब्लाइंड की. और मैंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और कुछ अथॉरिटीज़ से बात भी की. बट 5% कोटा है, मतलब जो है वो सिंध का जो है वो 3% कोटा है, वफाक का 5% कोटा है. हेलो, आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज़ अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए. मुकाम में बाला तक आवाज़ पहुँचानी है कि जो ब्लाइंड का ऊपर 5% कोटा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा जाए और उनको जो वैलिड जॉब्स हैं वो प्रोवाइड की जाएँ. ठीक है. इसके अलावा जो जहाँ तक वुमेन राइट्स की बात है उस पर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि ऑल अराउंड द ग्लोब हर जगह रही है. और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है. काम कहीं ना कहीं हो रहा है लेकिन हमारी ख़वातीन को पता नहीं है कि उनके लॉज क्या हैं, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं. और आज हमारे मुल्क में वुमेन इतनी एम्पावर है कि हमारी ख़वातीन ना सिर्फ डिफरेंट ऑफिसर्स में काम कर रही हैं बल्कि दे आर पायलट्स एज वेल. आज वो जहाज़ चला रही हैं माशाल्लाह, इतनी एम्पावर्ड हैं. बट सिर्फ इतनी सी बात है कि थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे जो ख़वातीन की आवाज़ हो, डिसेबल्स की आवाज़ हो, वो हुक्काम बाला तक पहुँचाई नहीं जाती. मीडिया प्रॉपर कवरेज नहीं देता. ठीक है. जो इनके इश्यूज़ को पुट अप नहीं करता. बेसिकली सिर्फ इतना मुझे कहना है. सो टू द हायर अथॉरिटीज़ मुझे इतना मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए. इस सेमिनार का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ यही ना फौत हो जाए बल्कि इसको टू द रेलेवेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन तक भी पहुँचाया जाए. जी, मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस एक कैथलिक चर्च की ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी आवाम के लिए काम कर रही है. और बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है रास्ती आवाज़ और उजाला, इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया, रियली आई अप्रिशिएट दैट. और दुआ गो हूँ कि इनकी जो भी खिदमात इन्होंने शुरू की हैं उसमें ये हमेशा बढ़ते रहें. रास्ती का हम शुक्रगुजार हैं उजाला नेटवर्क और आवाज़ फाउंडेशन का. हम मीरपुर खास से आए हैं. हमें जो है ना रास्ती वालों ने इनवाइट किया है, कार्ड दिया था. शुक्रगुजार हैं हम इन सब का, शाजिया का. थैंक यू. जी सर. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम हुमायूं वकास है. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी, जिस तरह से कोविड के दौरान बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हुए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ, बेसिक इसको ख़ास किसी कम्युनिटी ने हिट नहीं की, इसने किसी ख़ास कम्युनिटी को हिट नहीं किया. इवन इसमें सभी लोग इफ़ेक्टेड हुए. लेकिन अजाला, रास्ती और इस नेटवर्क की जो काविश थी आवाज़ नेटवर्क की कि इन्होंने माइनॉरिटी में आके माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात की, वुमेन राइट्स के बात की, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बात की, डिसेबल पर्सनस के इश्यूज़ को समझा, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट लॉन्च की. तो इन सारी चीज़ों के लिए हम रास्ती ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसेस इकबाल की, शाजिया के और इसके अलावा आवाज़ फाउंडेशन के, इन सब के शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को भी, माइनॉरिटी राइट्स के साथ साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं डिसेबल पर्सनस के, ट्रांसजेंडर्स के, उनको भी उजागर किया. शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम सवेरा फातिमा है और मैं बहुत खुश हूँ मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है. बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर. मैं शुक्रगुजार हूँ रास्ती का, उजाला का और आवाज़ का जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है. बीइंग अ गर्ल, मैं खुद एक लड़की हो के ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ कि हमारे साथ ज़्यादती होती है. हम जैसे बाहर जाते हैं हमारे साथ तशद्दुद की हद तक हो रहा होता है. टच करके चले जाते हैं लोग, नहीं समझते कि अगला क्या फ़ील कर रहा है. काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं. मैं ग्राउंड में भी उतरती हूँ जब मैं खेल रही होती हूँ तो हम अपने आप को ठीक रखते हैं. हमें अपने आप को, हम अपनी मेंटली हम खुद को ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, ठीक है. लेकिन अगले को भी सोचना चाहिए कि एक लड़की अगर बाहर निकल रही है, आपके खाना बशाना खड़ी होगी तो आपको उसके लिहाज से
जो जैसा वो सोच रहे आप उस तरीके से सोचो, ना कि आप अपनी मेंटालिटी लेके आओ, अपना गलत अंदाज़ लेके आओ, गलत तरीके से सोचो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाज़िया का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और हमें चाहिए कि हम आवाज़ उठाएं, हुकूमत को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये सारा कुछ जो हमारे माशरे में हो रहा है, जो हमारा माशरा जिस सर्कल जो हमारा बन गया है, जो माशरा जिस तरीके से अभी जिस तरह चल रहा है, तो वो बहुत गलत है। उसको ठीक तरीके से चलना चाहिए। जिस तरह हमारे ये सारे चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वर्क इनको करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का सबका। बहुत स्टार्ट क्या ओके मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं जस्टिन जॉर्ज आज बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं रास्ती का, उजाला और ये जो इनके आवाज़ इनके तीनों के मुश्तरका प्रोग्राम के लिए जो इन्होंने किया, और कोविड की कंडीशन में इन्होंने कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सबका क्या जिन्होंने कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी हैं, और जो मिनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार